नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। इलेक्शन कमीशन जब ट्वीट करता है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इलेक्शन कमीशन जनरली डजंट ट्वीट। वैसे वेस्ट बंगाल के बारे में कहूँ तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हुई हैं। एक ऐसी न्यूज़ है जिसने मुझे बड़ा चौंकाने वाला चौकित किया है मुझे। एंड संदीप जी उस पर ज़्यादा लाइट थ्रो कर सकते हैं। मुझे ये बताया गया कि तृणमूल कांग्रेस कैसे पता करती है कि भाई किसी ने उनके लिए वोट किया या नहीं किया। तो सुनने में ये आया कि तृणमूल कांग्रेस जो उनका लोगो होता है उसके ऊपर वो परफ्यूम डाल देते हैं। तो जब कोई बाहर निकल कर आता है, जो उनका टीएमसी वाला जो लोगो होता है जिसके ऊपर वो बटन दबाते हैं, उस बटन के ऊपर ये परफ्यूम डाल देते हैं। तो जब बाहर कोई निकल कर आता है तो उसके हाथ को स्मेल किया जाता है कि इसने टीएमसी के लिए वोट किया है या नहीं किया है। नहीं किया तो आपका नाम नोट किया जाता है। टीएमसी किया है तो फिर तो यू आर बल्ले बल्ले, यू आर इन गुड बुक्स। इस तरीके की बहुत सारी बातें चल रही हैं। उसके साथ साथ इस बार इलेक्शन कमीशन मैसिव लेवल पर कैमरास इन एवरी बूथ इंस्टॉल करिए, विच इज अ फैक्चुअल न्यूज। पर पहली वाली जो बात है उस पर संदीप जी रोशनी डालेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, आखिरी तक बने रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री, सारे दर्शकों को नमस्कार। आपने जो पहली बात बोली कि उस पे कुछ अजीब सा स्मेल परफ्यूम। वाला, हाँ व्हाटएवर परफ्यूम हो, या तो एरोसॉल से करोगे या किसी और से करोगे। एक तो पहली बात, तुमको कोई अनुमति नहीं है ईवीएम मशीन छूने की। अगर इतनी अनुमति होती तो भाजपा 3 विधानसभा सीट से 70 सीट भी न पहुंची होती, अगर तृणमूल और कम्युनिस्टों का चलता इस प्रकार से बिहेवियर। दूसरा, वो भी उस काल में जब पूरा कोविड चल रहा था, और वो भी कोविड सेकेंड वेव वाला चल रहा था। अप्रैल 2021 में चुनाव की प्रक्रिया, आज क्या है, अप्रैल ही तो है, अप्रैल 2026 है ना। दर्शकों को अगर याद हो, अप्रैल 2021 में सबके साथ पूरे भारत में क्या हो रहा था, कोविड की डेडली वेव चल रही थी। पहला वाला लॉकडाउन नहीं था, दूसरा वाला था। तो उस समय कोई जो तृणमूल के लोग हों, ईवीएम पे जाके एक एक तृणमूल के उस पे अपना स्प्रे कर रहे हो, और स्प्रे करेंगे तो वो तो पूरी मशीन पर आएगा। या तो लखनऊ का या कन्नौज का इत्र लीजिए और एक एक बूंद टपका दीजिए तृणमूल के उस पे। इतना एक्सेस ईवीएम मशीन का किसी को नहीं है। तो ये बहुत, ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल, मतलब वो समझाने वाली, डराने वाली बात है कि हम तुम्हारा हाथ सूंघेंगे और उसके बाद देखेंगे कि तुमने वोट किया है कि नहीं किया। ये फालतू बात, डराने वाली बात है कि तुमने अगर तृणमूल में नहीं किया होगा तो हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे, बाहर चेक कर लेंगे। तो कोई डर के मारे भी जिसको भाजपा को करना होगा तो वो देखेगा कि मैं तृणमूल पे कर देता हूँ, हो सकता है बाहर कोई मुझे चेक करेगा तो वो ओके कर देगा। वो सिर्फ प्योर साइकोलॉजिकल गेम है, उसमें मुझे नहीं लगता इसमें कोई सत्यता है। ईवीएम मशीन का किसी को एक्सेस नहीं होता है। इतना ही एक्सेस होता तो फिर भारत में कुछ और ही गेम हो रहा होता, वो एक अलग कहानी। ठीक है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने इस बार, देखिए, भारत वो एकमात्र जगह है जहां लोकतंत्र अपने फुल फॉर्म में है। ठीक है। और लोग कुछ भी कहें, लोकतंत्र इसलिए अपने फुल फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर आकर अमेरिका का रेजिम चेंज जो वो नेपाल बांग्लादेश में कर ले जाता है, वो भी नहीं कर पाता है। उसने बड़ा प्रयास किया, सोनिया गांधी जैसे लोग बहुत प्रयास किए, तब भी वो मोदी जी जो है भाजपा में, मतलब मोदी जी की भाजपा जो है पूर्ण मेजोरिटी से आ गई, और उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण मेजोरिटी से आ गई। जबकि 2012 में 40 सीट थे और 2017 में 325 सीट आ गए। तो ऐसा ये सब चमत्कार जो है, जब जनता, हिंदू समाज जब प्रतिकार करता है, जब वो झेल चुका होता है, अपना जीवन भर कष्ट झेल चुका होता है, उसको एक नेतृत्व मिलता है, तब वो आगे बढ़कर यह करता है। तो पश्चिम बंगाल ने अपने 47 से लेकर, और इन 47 से पहले से भी डायरेक्ट एक्शन डे सन 46 में हुआ, झेला, मुस्लिमों का आतंक झेला, फिर कांग्रेसियों का जो भी था वो झेला, फिर कम्युनिस्टों का झेला, फिर ममता का झेला। उनको लगा अब मुक्ति मिली, अब मुक्ति मिली, नहीं मिली उनको मुक्ति, और ना ही लोकतंत्र मिला। चुनाव आयोग इस बार यह लोकतंत्र पश्चिम बंगाल को देने जा रहा है। और चुनाव आयोग के इस ट्वीट को मैं थोड़ा धुरंधर के डायलॉग से मतलब कहने का प्रयास करूंगा, जो ये आजकल नहीं डायलॉग चल रहा है कि ये नया हिंदुस्तान है, नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो ये नया लोकतंत्र है। ये तानाशाह वाले पश्चिम बंगाल में, तानाशाही जिसका आदत रही है, जिसके नेताओं को आदत रही है तानाशाही की, जिन पार्टियों को आदत रही है तानाशाही की, उनके घर में घुसेगा भी और उनको असली लोकतंत्र सिखाएगा भी।
अब इस ट्वीट से भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, इस ट्वीट से बहुत सारे तृणमूल को और मैं बताऊं दिल्ली में बैठे कांग्रेसी पत्रकारों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि बताइए ये कोई जो है ये तरीका है कि इलेक्शन कमीशन, अरे इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, इस बात में गलत क्या है ये मुझे बता दो भाई। भय रहित चुनाव नहीं होना चाहिए, हिंसा रहित चुनाव नहीं होना चाहिए, धमकी रहित चुनाव नहीं होना चाहिए, प्रलोभन रहित चुनाव नहीं होना चाहिए, छापा रहित चुनाव नहीं होना चाहिए, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। हर बूथ के बाहर जैसा आपने पहले बताया कि गुंडे बैठे हैं और कोई वोट दे के निकल रहा है, उसका अंगूठा सूंघ रहे हैं, उसकी उंगली सूंघ रहे हैं कि तुमने जो ये क्या हाल है, ये चुनाव चल रहा है। एक हिंदू आदमी वोट देना चाहता है हिंदू सरकार को, भारतीय सरकार को, या भारतीयता से भरे हुए लोगों को बंगाल में लाना चाहता है, मुसलमानों के प्रताड़ना से बाहर निकलना चाहता है, उस हिंदू आदमी के वोट को काउंटर करने के लिए मरे हुए लोगों के नाम पर मुसलमान बाहरी बांग्लादेशी को लाकर उसके सामने एक वोट दिलवा दिया जाता है और उस हिंदुओं का वोट काउंटर कर दिया जाता है। ये कहाँ का लोकतंत्र है जो बंगाल में चल रहा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? हिंदू आदमी, हिंदू औरत प्रताड़ित हो रही है, मुसलमान छेड़ रहा है, मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, और पश्चिम बंगाल की कहानी है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। कलकत्ता में 70 सीटें हैं, उसमें पूरा मुसलमान वर्ग ही जीत रहा है, टीएमसी जीत रही है, और पूरे पूरे कलकत्ता में, अर्बन कलकत्ता में भाजपा को एक सीट नहीं मिल रही है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र है? या तो बुद्धिजीवी कलकत्ता का पागल है, या वो मुसलमानों से भरा हुआ है, या मुसलमानों के आगे लेटा हुआ है। यही वहां का जो है सत्ता का तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र तो नहीं है, ये तो सत्ता का तंत्र है। इस जी। ट्वीट में या इस बात में गलत क्या है? और तृणमूल, वो डेरेक ओब्रायन गया, उसको 7 मिनट में बाहर कर दिया गया। भाई बचपन में हम लोग सुनते थे कि बड़ा क्विज मास्टर है ये वो। यही तो बुद्धिजीवियों ने जो बंगाल का नाश किया है, बुद्धिजीवियों ने बर्बाद किया है बंगाल, इसमें किसी को शक नहीं होना। और बुद्धिजीवी जिस प्रदेश को, जिस देश को चलाने लगते हैं उसका नाश कर ही देते हैं। और अमेरिका के डेमोक्रेट्स और अमेरिका के लेफ्टिस्ट, न्यूयॉर्क बेस्ड टाइम ग्रुप और पता नहीं है जोहरान ममदानी को बिठाने वाले एलिट मीरा नायर एंड फिल्म मेकर्स और अपर्णा सेन पश्चिम बंगाल की सत्यजीत रे भारत की गरीबी दिखा रहे हैं, और यूरोप वाले जितने एकदम लिबरल्स, क्या कर रखे हो तुम अपने सर पे मुसलमानों के चढ़ाने के अलावा? केरल जी। बहुत बड़ा जो है ज्ञानी प्रदेश है और पता नहीं क्या है, तुमको मुसलमान रूल करता है। यू आर इडियट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। जी। तुमको मुसलमान तंत्र जो दाढ़ी रखा हुआ है और जो सर पे जाली टोपी पहना है, उसके उसके वो जब डर पैदा करता है उससे तुम डरे हुए रहते हो। किस बात के बुद्धिजीवी और किस बात का तुम्हारा समाज? हु आर यू टू लीड? आप कैसे रूल कर सकते हो? आप किससे किसी समाज को दिशा दिखा सकते हो जब आप स्वयं मुस्लिम तंत्र से डरे हुए हो? ये क्या मजाक बना रखा है? और आपके अंदर का हिंदू तंत्र अगर वो उठने का प्रयास कर रहा है, वो अपने लिए एक सत्ता चुनने का प्रयास कर रहा है, किसी को भी चुने, 35-35 साल कम्युनिस्ट शासन कर रहा है, ये बुद्धिजीवियों के मारे वहां के लोगों पर अत्याचार। और क्या दिया है इस 35 साल के कम्युनिस्टों ने और ये ममता ने, 15 साल के कम्युनिस्ट, 15 साल की ममता ने? बताने के लिए काम नहीं है इनके पास। जी गायत्री जी। संदीप जी, इस बार इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है कि पूरी कमर कसकर उतरी हुई है इस पूरे के पूरे मामले में। पहले एसआईआर आना और फिर ये आना। आज एक और इलेक्शन कमीशन का एक और मैटर सामने आया है। पूरी एक बीजेपी की डेलीगेशन पहुंची है इलेक्शन कमीशन के पास में। आप उस पे रोशनी रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल, आप बताएं। मैं, ये है क्या कि बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है कि क्योंकि खड़गे ने बोला, कुरान का हवाला दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जिसकी माँ और बहन जो है मुसलमान रजाकारों ने, हैदराबाद वालों ने मार दिए, और उसके बाद ये घर का सबसे लीचड़ा लड़का बड़ा हुआ, लेट गया मुसलमानों के आगे और दलित नेता हो गया, और अब पता नहीं चल क्रिश्चियन है कि नहीं है, क्या है इसकी हेट स्पीच पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा स्पीच सुप्रीम कोर्ट? यह कह रहा है कि सांप, कुरान कहता है कि सांप को, और मतलब किसको मारना चाहिए? आरएसएस वालों को, तो पहले आरएसएस वालों को मारना चाहिए। इसके प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में बताया कि इसके अपने 50,000 करोड़ की संपत्ति है, और इसका लड़का प्रियंक खड़गे, वो जो है वो क्या नाम था उसका, उदयनिधि स्टालिन के जब वक्तव्य आया था सनातन को जला के राख कर देना चाहिए, तो ये इसका लड़का खड़गे बैठ के जो है बहस कर रहा है और ये कह रहा है कि हिंदू, हाँ बात सही है।
और यहाँ तक कि मोहम्मद जुबैर नाम के क्लिप कटुए के आगे नीचे ट्वीट के नीचे लिखता है, ओके दिस विल बी डन बॉस चीफ। ऐसे ये सोचने वाली मल्लिकार्जुन बात खड़गे ने अपने लड़के को क्या संस्कार दिए हैं कि 2 कौड़ी के, जिसके खानदान का अता पता नहीं है, बांग्लादेशी है क्या नहीं है, जिसका इकोसिस्टम में इतना वर्दहस्त है, जिस मोहम्मद जुबैर का, जिसकी वजह से हमारी बहन नूपुर शर्मा जी जीवन भर का एक प्रताड़ना झेल रही हैं। और जब उत्तर प्रदेश पुलिस उसको उठाती है तो चंद्रचूड़ जो सीजीआई थे वह इंश्योर करते हैं कि शाम के 6 बजे से पहले जो इसको जमानत मिल जानी चाहिए। ऐसे आदमी के आगे मल्लिकार्जुन खड़गे का लड़का प्रियंक खड़गे बोलता है, ओके व्हाट यू हैव सेड विल बी डन चीफ। ये इसका संस्कार है मल्लिकार्जुन खड़गे के अपने बच्चे के लिए। खुद तो डरा हुआ आदमी, ऐसे डरे हुए लोग हमको रूल करते रहे हैं और रूल करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष बने बैठे हुए जी। मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है, मेरा ध्यान किसी और तरफ है। ये डायरेक्ट एक्शन दे के तैयारी कर रहे हैं, ये मोपला की तैयारी कर रहे हैं, ये भारत में हिंदुओं के नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं। 1947 में जैसे लाशें भर भर कर आई, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो जब आप नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बीच में अगर आपको बीजेपी या आरएसएस का बंदा मिल जाए या सांप मिल जाए तो आप पहले उनको मारिए, मतलब नमाज पढ़ने के बीच में। एंड कुरान अलाउज दैट। कुरान में कौन सी ऐसी आयत है, कौन सा ऐसा लाइन है जो ये चीज बोलता है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे इज ट्राइंग टू इंसाइट द मुस्लिम्स इन इंडिया। दे आर प्लानिंग फॉर अ सिविल वॉर। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या इंसाइट करेगा? हर जुम्मे को बिठा के इंसाइट हो रहा है। इनके दिमाग पे ये जो 5 वक्त के नमाजी हैं, 5 वक्त के नमाजी नहीं है, 5 वक्त के जिहादी हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सा खड़गे गया इनको इंसाइट करने, जो ये संदेश खाली में हिंदुओं को मार रहे थे? 2021 में ममता के चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं को मार रहे थे। बांग्लादेश में कौन सा खड़गे गया है जो ये हिंदुओं को मार रहे हैं वहां पे? डायरेक्ट एक्शन डे में खड़गे के माँ बाप थे, कौन गया था इंसाइट करने जो हिंदुओं को मार रहे थे? सोहरावर्दी और जिन्ना ही तो थे। और ये शेख मुजीबुर रहमान जो बाद में बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश में 21% हिंदू थे, बाद में घट के 6% 5% हो गए। तो कौन सा खड़गे गया था? कांग्रेसी लोग गए थे उसको बताने के लिए कि भैया हिंदू मत मारो, या हिंदू मारो, आरएसएस के लोग मारो। बेवजह आरएसएस को एक नाम ले लिया है कि आरएसएस के नाम पर हिंदू को मारो। ये कर्नाटक में रहता है, कर्नाटक में ही तो मोपला मारे गए थे, मोपला संघार में। इसको 1920 से कहानी नहीं पता है। ये सब क्या है? हमारे यहाँ हिंदुओं में एक वर्ग है जो कि हिंदुओं को मरवाने में उसका पूरा जीवन जो है बढ़िया से बीत जाता है, और जैसे ही मुसलमान सत्ता में है तो सबसे पहले इनको निपटाता है। किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोले गए हैं, तो खोले किसने हैं? ये खड़गे टाइप के लोगों ने, पवन खेड़ा टाइप के लोगों ने। ईसीआई की जो बात है, आज ईसीआई लोगों को लगता है, मैं बताऊं आपको, लोगों को लगता है कि भारतीय सेना सिर्फ भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। भारत की सेना जो है ना, जब वह अपने हर वॉर क्राइम में भगवान लोग का नाम लेती है, माँ काली का नाम लेती है, भगवान राजा रामचंद्र का नाम लेती है, हनुमान जी का नाम लेती है, तो वो 6-10 हजार साल की सभ्यता की रक्षा करती है। भारतीय सेना और सीआरपीएफ और जो हमारी अंदरूनी सेना या हमारी पुलिस है, उसका कमिटमेंट पूरे 10 हजार साल की सभ्यता के साथ में है। हमारी जुडिशरी का कमिटमेंट नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का कमिटमेंट नहीं है। कुछ नेताओं का कमिटमेंट 10 हजार साल की सभ्यता के साथ है, कुछ नेताओं का कतई नहीं। हमारे संविधान का इस 47 से पहले के भारत और हिंदू इतिहास से कोई लेना देना नहीं। हमारे संविधान का 1 पैसे का कमिटमेंट हमारे 10 हजार साल की सभ्यता के साथ नहीं है। ये तो संविधान पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि 10 हजार की साल की सभ्यता और समाज के ऊपर हावी कर दिया जाता है। नॉट इम्पोर्टेंट। इलेक्शन कमीशन भी एक संवैधानिक बॉडी है जिसका लोकतंत्र के साथ कमिटमेंट है। लोकतंत्र सिर्फ हिंदू समाज में ही हो सकता है, इस्लामिक समाज में नहीं हो सकता है। ना ईरान में है, ना पाकिस्तान में है, ना अफगानिस्तान में है, ना इराक में है, ना सऊदी में, ना यूएई में, ना बहरीन, ना कतर, ना इजिप्ट, ना टर्की, और ना बांग्लादेश, ना मलेशिया, ना इंडो, मतलब आप नेम इट, जहां पे इस्लाम अपने पूर्ण रूप में है वहां लोकतंत्र, वहां जनता का कोई से नहीं है। ईसीआई आज की डेट में 50 या मुझे लगता है 25 से 30 देशों में लोकतंत्र को बताने और लोकतंत्र समझाने और लोकतंत्र कैसे इंप्लीमेंट करना है। जो देश अपनी हिंसा से बाहर निकलकर लोकतंत्र इवॉल्व होकर एक सभ्य समाज बनना चाहते हैं, वह जनता को न्याय देना चाहते हैं, प्रकृति और जनता के माध्यम से अपना
नेतृत्व चुनना चाहते हैं, उन देशों को भारत का इलेक्शन कमीशन जाकर समझा रहा है कि दुनिया में लोकतंत्र कैसे स्थापित करना चाहिए। और यह इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत का समाज 80% हिंदूवादी है, वह लोकतंत्र, वह एक सभ्य समाज है, इसलिए लोकतंत्र को अडॉप्ट करता है। जो भी करता है, किसी को मजा भी चखाना है, किसी को किसी से तकलीफ है, नेता से विधायक हटाना है, सांसद हटाना है, प्रधानमंत्री हटाना है, कुछ भी करना है, करता वो लोकतांत्रिक तरीके से ही है। इस्लाम इस तरीके से नहीं करता है। आज पश्चिम बंगाल को सिर्फ और सिर्फ, पश्चिम बंगाल में 1 पैसे का लोकतंत्र सन 2026 से पहले कभी नहीं था, नहीं था, नहीं था। जी। सिर्फ वो फर्जीवाड़ा हो रहा था। कम्युनिस्ट जहां रूल करेगा वहां कैसे लोकतंत्र हो जाएगा? 35-35 साल कम्युनिस्ट रूल करेगा, कोई हमको कहेगा कि हाँ लोकतंत्र चल रहा है, संदीप मजाक जी, चल रहा है। एक और जी। न्यूज़ दिखाती हूँ क्योंकि आपने हिंदू देवी देवताओं का नाम लिया। इसीलिए इस मुद्दे पे आप आए। राणा आयोग की ट्वीट, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है राणा आयोग के ट्वीट्स पर, जहां पर उन्होंने हिंदू डेटीज एंड वीर सावरकर के अगेंस्ट में डेरोगेटरी, इन्फ्लेमेटरी एंड कम्युनल ट्वीट्स किए थे, एक्स के ऊपर पोस्ट किए थे। अब कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि एंड दिल्ली पुलिस को कि उनके अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन ले। जी। हे दिल्ली हाई कोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत दिन बाद जो है आप सो के उठे हैं, बहुत आपको मैं आभार प्रकट करता हूं अपना। मतलब क्या कहें, पुष्प पत्रम पुष्पम अर्पित करता हूं। बहुत धन्यवाद। आपने राणा, कब कब ट्वीट था ये? कुछ रहा होगा 3-4 साल पुराना। बहुत जी। मेहरबानी, बहुत एहसान भैया, आपने हमको जो है बहुत बहुत न्याय दे दिया हिंदुओं को। राणा आयोग के एक ट्वीट को डायरेक्ट कर दिया कि तुम जो है अपने ट्वीट हटा लो। इसी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी राणा आयोग को, जब केंद्र सरकार ने कहा कि बाहर नहीं जाने देना है क्योंकि ये 15 करोड़ 20 करोड़ के घोटाले में लिप्त है, कोविड में इसने पैसा लिया, अपने एफडी कराई, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा 10-15 करोड़ की ही तो बात है, इसको जाने दो, क्या दिक्कत है। शी वेंट टू न्यूयॉर्क। 15-20 करोड़ का घोटाला, क्या दिक्कत? यही दिल्ली हाई कोर्ट है। तो भैया आपके दिमाग में, और यही दिल्ली हाई कोर्ट के हमारे जज साहब थे ना, वर्मा जी, 1 साल हो गया, इसी दिल्ली हाई कोर्ट के थे। तो भैया आपने एक महिला की एक ट्वीट को आपने कहा कि ये ट्वीट हटा ट्वीट लो, और पीछे क्या खेल खेला है, शानदार है। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत ये धन्यवाद। ट्वीट जी। 2013 से के बीच से लेकर 2017 के बीच में थे। 6 ट्वीट्स हैं जिसके ऊपर आया है। ये पिटीशन फाइल की थी एडवोकेट अमिता सचदेव जी ने, और 6 ट्वीट्स को उन्होंने स्पेशली डिस्टर्ब कम्युनल हार्मनी के कैटेगरी में डालकर उनको डिलीट करने के लिए कहा गया है। इनके ऊपर एफआईआर जो लगी है वो है सेक्शन 153 ए आईपीसी, सेक्शन 259 ए आईपीसी गायत्री और जी, छोड़ दीजिए। इस 2016 से 2026 तक ट्विटर के 2 सीईओ चेंज हो गए, ट्विटर का मालिक चेंज हो गया। ट्विटर जैसी कंपनी के जैक डॉर्सी से लेकर फिर एक वो अग्रवाल आया था, क्या नाम था, व्हाटएवर ही वाज, और उसके बाद पूरा मालिकाना हक चेंज हो गया, और एलन मस्क आए, उसके बाद ट्रंप आ गया, और उसके बाद फिर ट्रंप आ गया। क्या क्या हो गया इस 10 साल में। और हमारी जो है दिल्ली हाई कोर्ट, तुम पुराने किले में बैठे हो क्या दिल्ली हाई कोर्ट? क्या इंद्रप्रस्थ के समय में बैठे हो कि अभी बस मोहम्मद गोरी आ रहा है इंतजार कर रहे हो? ये लोग टाइम मशीन में रहते हैं। अब इनके पास टाइम मशीन है, सही बताऊं, जब इनका मन करता है ये भविष्य में चले जाते हैं, जब इनका मन करता है वर्तमान में रहते हैं, और जब इनका मन करता है तो ये कहीं इतिहास में बैठे रहते हैं। क्योंकि क्या है, इनके टाइम मशीन पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो हे दिल्ली हाई कोर्ट, थैंक यू सो मच, आपने हमको बड़ा एहसान किया कि राणा आयोग के ट्वीट को जो है कहा कि अब हटा लो, जो 2016 का था। उससे कितने स्क्रीनशॉट हुए, क्या नहीं, ऐसा हुआ, नहीं है। कहाँ कहाँ गया, 2000 भगवान मालिक है जी। 2013 से लेके 2017 तक। पर हैट्स ऑफ टू मिस सचदेवा जो इस केस को परस्यू कर रही हैं। अभी अगली हियरिंग 10 अप्रैल को है, ठीक है। अरे ना तो करें तो क्या करें, उन्होंने केस डाल दिया, अब उनको जो तारीख मिल रही है, उनका रिमाइंडर आ रहा है कि बहन आप ही ने केस डाला था, आके परसों कर लो, रिमाइंडर दे रहे हैं। फिर किसी प्रकार से हाँ भैया आज डेट में गए, फिर जज साहब के कुछ और मूड में आ गया, उन्होंने उठा के फाइल फेंक दी, क्या है 2 दिन बाद आना, 3 महीने बाद आना। ये सब तो अब क्या ही कहा जाए। अब अरे सचदेवा जी अगर मनु सिंघवी के हिसाब से जाती तो पता चलता कि पवन खेड़ा जो उड़ने वाले हैं फ्लाइट पकड़ के, उनको जमानत दिला देती। वैसा क्या कहते हैं, वैसा है ही नहीं कुवत सचदेवा जी का कि 2800 करोड़ की संपत्ति हो या मर्सिडीज से जाती है, तब तो जज साहब सुनते हैं आपकी बात। सही बात है। अब इसी एनजीओ इसी होता, नहीं एनजीओ होता, बाहर से पैसा आ रहा होता इंदिरा जयसिंह का,
दो चार केस जो है अमेरिका का वो एजेंडा लाके डालती, तब तो जज साहब आपकी बात सुनता अमिता जी की। अमिता जी अभी सनातनी हिंदू वाली, उनके ट्वीट मैं भी फॉलो करता हूँ। वो लगी रही हैं, बहस कर रही हैं, 10 साल तक लगी हुई हैं, संघर्ष कर रही हैं। तो ठीक है, कोर्ट साहब ने आपकी बात सुन ली क्योंकि आपके पास सबूत था। अरे हमारे राम मंदिर का केस आप सोचिए, फिर वही बात हो जाती है कि 2009 में हाई कोर्ट का फैसला आया, चैलेंज हुआ, 2015 तक सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। फिर बोला अखिलेश यादव से कि हे प्रभु, तुम जो है थोड़ा सा ट्रांसलेटेड मटेरियल भेजो तो हम तुम्हारी कहानी सुने। अखिलेश यादव ने कहा भाड़ में, जो राम मंदिर का केस है हमको उससे क्या मतलब है। फिर योगी जी आए 2017 में, उन्होंने ट्रांसलेटेड मटेरियल भेजा। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि 2019 से पहले सुनना मत। मई 2019 में वो जो मोदी जी वापस आ जाते हैं, उसके बाद नवंबर 2019 में राम मंदिर पे फैसला आ जाता है, जिसमें सारा फेवर जो है, सारा सबूत, सब कुछ हिंदुओं के पक्ष में था। 2 महीने की सुनवाई में हिंदुओं के पक्ष में फेवर आ गया अभी फैसला, एक कोई बोलने वाला नहीं। और एक और देखिए, वैष्णो देवी के जो सीईओ हैं ना, इमेजिन। आईएएस साहब हैं क्या? आईएएस पीसीएस होंगे कोई? नहीं, मैंने जो इनके बारे में डिग आउट किया उसमें तो नहीं दिख रहा है कि आईएएस पीसीएस हैं, बट ही इज अरे द सीईओ, 100% आईएएस चीफ पीसीएस। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सचिन कुमार वैश्य। इनको रिबन काटने के लिए, मतलब इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया गया। एक पूजा का मंदिर था, इन्होंने अपने जूते उतारने से मना कर दिया। ओ भाई, एक तो तुम हिंदू ठहरे, आप हिंदू ठहरे, आपको अगर नहीं काटना था, क्योंकि फीता काटना भी एक अपने आप में एक शवगुन का काम होता है। इनको जूते उतारने से तक से प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इस बात की नहीं, उन्होंने जूते नहीं उतारे, पर मानसिकता रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे बंदे को वैष्णो देवी का सीईओ बनाना, एंड रिमेंबर, वैष्णो देवी से ही पैसे निकाल कर मुस्लिम, ओनली मुस्लिम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। मैं ओनली मुस्लिम क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी, इवन तो वो सेंटर से कनेक्टेड है, स्टेट से कनेक्टेड है, बट वहां पर रिजर्वेशन किसको मिल रहा है प्रॉपर के प्रॉपर, लोग जाकर चेक कर सकते हैं। आई थिंक माइन वाज द ओनली यूट्यूब चैनल विच कवर्ड दैट टॉपिक। नोबडी कवर्ड इट, इनफैक्ट नोबडी कवर्ड इट। वहां पे रिजर्वेशन 90% दे रहे हैं मुस्लिम्स को, और पैसा कहां से जा रहा है? वैष्णो देवी से जा रहा है। क्यों भाई? जब ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे तो क्या होगा फिर? ओवर टू यू, संदीप भाई। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं, सरकारी अधिकारी हैं, पीसीएस आईएएस होकर आ रहे हैं और इसीलिए सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस वीडियो में समस्या पता है क्या है? इनसे कहा गया हे प्रभु, जूता उतार लो, तो उन्होंने कहा इसीलिए तो मैं यहाँ आता नहीं हूँ, जूते उतारने पड़ते हैं। ये टोन है कि इसीलिए तो मैं यहाँ आता नहीं हूँ। तुम अपने आप को कहीं जाके किसी बारामूला और ऊपर जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के ऊपर चले जाओ, वहां बैठो, चैन से रहो। ये आपको एक और बात बताऊं, ये सब निकलते कहाँ से ट्रेनिंग लेके हैं? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, 2 साल का पूरा होता है जो आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, इनको वहां ट्रेनिंग दी जाती है, इनको पूरे भारत का भ्रमण कराया जाता है। आईएएस इनका है। बढ़िया बंद गले का सूट पहन के जो है, एक साल भर का एक वो होता है, फोटो सेशन भी होता है, ये बैच इनके डिसाइड होते हैं। इन लोगों को अब भारत का भ्रमण नहीं कराना चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ भारत के सारे हिंदू मंदिरों का भ्रमण कराना चाहिए कि ये तुम्हारी धरोहर है, इसी को प्रोटेक्ट करना है और इसी के लिए सब कुछ तुम्हें करना है। तुम मुसलमानों के सेवक नहीं हो, तुम 1994 अंग्रेजों के सेवक नहीं हो, तुम हिंदू सभ्यता के सेवक हो। और ये एलबीएसएनए में ये चेंज हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म, किसी का भी हो। अगर वो भारत की सेवा, एक तो आजकल कहानी आ रही कि 50-50 जो है मुसलमान उर्दू लेकर चले आ रहे हैं, तो संस्कृत लेकर भी चले आ रहे हैं, और अभी 100 लोग जो है बाकी अल्पसंख्यक समाज से आए हैं। जैन आए हैं 30, सिख भी आए, बौद्ध भी आए, पारसी भी आए हैं। तो 60 जो है मोटा मोटी अल्पसंख्यक समाज से, और ये 50-54 जो है इस्लाम से आए हैं, मुसलमान से। और संस्कृत वाले भी आ सकते हैं, आते नहीं हो, आजकल अंग्रेजी और कुछ और पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब अलग है। पॉइंट इसकी एलबीएसएनए को अपना करिकुलम चेंज कर देना चाहिए और सिर्फ ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराइए, इनको भारत के हर हिंदू मंदिर का दर्शन कराइए, इनको कैलाश टेम्पल भेजिए, अजंता एलोरा, रामेश्वरम भेजिए, 4 धाम यात्रा कराइए, अयोध्या, मथुरा, सब कराइए। इनको 2.5 दिन का झोपड़ा जो हमारा हिंदू मंदिर उन्होंने तबाह कर रखा है, इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिर दर्शन कराने चाहिए, दिखाना चाहिए कि तुम किसके प्रोटेक्टर हो। तुमको सेवा जो है 10,000 साल के हिंदू की करनी है, हिंदू समाज की नहीं, करनी है। वो थोड़ा आप जो कह रहे हैं संदीप जी, थोड़ा सा वहां पे मैं एडिशन करूंगी। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी बहुत कवायद अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं ना। हम शपथ कॉन्स्टिट्यूशन की लेते हैं, विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे द पार्लियामेंट रन्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भारतीय, क्योंकि जो संदीप जी कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा और बैकग्राउंड में लेकर जा रही हूँ।
क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले भारतीय सभ्यता नहीं थी? Does Constitution justify the Indian civilization और the Hindu civilization? वो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक किताब के अंदर आ गई, क्या वो हमारे 4 वेदास, हमारे 11 उपनिषद और हमारी मनुस्मृति को जस्टिफाई करता है? क्या हिंदू सिविलाइजेशन को ये जस्टिफाई करता है? तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ, क्योंकि ये 2 मिनट में बोल देते ना, वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये स्पेशली द आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स, इनको थोड़ा ज्यादा ही सेक्युलरिज्म की तरफ मुड़ जाते हैं। द मोमेंट दे बिकम है, कुर्सी पे बैठते हैं, इनका टोन, लाइन, लेंथ, हर चीज चेंज हो जाता है। मैंने गायत्री अपने जी, मैं इनके इसको जीवन देखा। जी इनके जीवन से कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी सब चीजें धर्मशास्त्र हटा दीजिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हें पढ़ाया है, और तुम्हारे दादा दादी जो है 47 से पहले का जीवन जी रहे होंगे। तुम्हारा जो जीवन है ना, ये हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता का जीवन दिया हुआ है। जो तुम बैठे हो और जो तुम्हारे माँ बाप ने कष्ट से सहन करके और तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जो एजुकेशन के प्रति उनका समर्पण रहा, ये हिंदू समाज का दर्शन है। ये इस्लाम का नहीं है, ये अंग्रेजों का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है। तो ये जो तुरंत एकदम नौकरी पाते ही छटपटा के भाग लेते हैं कि नहीं नहीं, ये जो मानसिकता है ना भारत, अभी चलिए ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, मंथन काल चल रहा है। 47 में आईसीएस को उठा के आईएएस बना दिया नेहरू ने। अब लोग कहते हैं नेहरू को गाली देते हो, आज भी गाली देते हो, क्यों ना दें उसको गाली? हर दिन झेलते हैं इसी यूपीएससी की नौटंकी हम। ये जो आदमी, ये जो आज यंग आदमी जिसका जन्म हुआ होगा सन 80 में, सन 75 में, या वो भी मे बी उसके बाद हुआ होगा 90 में, वॉटेवर, ये आज भी नेहरूवियन मानसिकता से ग्रसित है। इसीलिए नौटंकी कर रहा है कि वैष्णो देवी के नाम पे बैठा हुआ है, वहां अधिकारी बन के बैठा है, तनख्वाह पा रहा है, इसका जीवी, इसका पति पत्नी, इसके पत्नी, इसके बच्चे, इसके माँ बाप इसकी तनख्वाह का पैसा खा रहे हैं, तनख्वाह के अलावा भी खा रहे होंगे। इसका जीवन चल रहा है, जिस पद पे बैठा हुआ है वहां जूता उतारने की, वहां उस अभी इसके सामने एक सीनियर आईएएस अधिकारी आ जाए तो क्या ये उसके सामने जूता सामने रख के बैठेगा? टाइट खड़ा रहेगा एकदम ऐसे करके, सर सर सर। फोन आ जाएगा तो भी खड़ा हो जाएगा, सर 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 सर, हाँ सर, ये सर, ये सर, अभी ये करेगा। और माँ वैष्णो देवी के वहां पर जाने में, इसको जूता उतारने में तकलीफ हो रही है। इसके एक ऊपर अधिकारी का फोन आ जाएगा, एक पोस्ट ऊपर का, तो सर 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 सर, हाँ सर, ये सर 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 ही निकलेगा डिफरेंट टोन्स में इसके मुंह से। मैं एक लाइन ये मानसिकता दी है यूपीएससी ने इसको, और वो जो एलबीएसएनए में ट्रेनिंग करा रहे हैं आईएएस अधिकारी इसको, और रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों का तो सारी मानसिकता मैं जान रहा हूँ। जितने कांग्रेस के समय में एंजॉय किए हुए अधिकारी हैं, रिटायर होकर जितना ज्ञान उनको आ जाता है ना, फिर मैं क्या बताऊं उन्होंने क्या रूल किया और क्या किया है। उनकी पत्नियों के एनजीओ चल रहे हैं और क्या क्या चल रहा है, करोड़ों रुपए बच्चे विदेश में सेटल हैं, एनजीओ से पैसा पा रहे हैं, मतलब अति मचा रखी है इन लोगों ने पूरा। और इन जूनियर्स को ट्रेन वही सीनियर्स करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी संदीप जी, हिंदू धर्म में ना, अगर आप कभी देखेंगे, कोई भी बंदा हो जहां से, जिसकी, मैं एक बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में बात करूंगी, जहां से रोजी रोटी चल रही हो, जहां से जिसका घर परिवार चल रहा हो, सबसे पहले क्या करते हैं जब वो दुकान जाते हैं या अपने ऑफिस जाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, चाहे वो मुसलमान ही हो, क्रिश्चियंस भी हो, सबसे पहले करते हैं जूते उतार कर प्रेयर्स करना, पूजा करना। ठीक है, सबसे पहला काम। ये वैष्णो देवी के ये सीईओ हैं, वैष्णो देवी के, एंड इनको जूते उतारने में प्रॉब्लम हो रही है ऐसी मानसिकता के लोगों को। आफ्टर ऑल लोगों ने यही बोला है कि जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है? उसी के साथ मैं आपके फाइनल लाइंस चाहूंगी एंड विल कंक्लूड। ओवर टू यू। जो जूता ना उतारे उसके सर पे जूता पड़ना चाहिए। सही बात है। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले आई विल लीव इट अप टू द व्यूअर्स, कमेंट करिएगा, क्या आप अपने जब किसी भी, आप जहां से आपका घर चलता हो, जहां से आपका दिनचर्या चलती हो, आपका परिवार चलता हो, तो जब आप लोग जाते हैं तो क्या जूता उतार के प्रेयर्स नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, माथा नहीं टेकते हैं? ये तो बहुत छोटी सी बात है, उसमें इतनी अकड़ क्यों दिखाना? ये रिफ्लेक्ट करता है इस बंदे की मानसिकता पे। कमेंट ये जरूर इस करिएगा। बंदे की मानसिकता नहीं है गायत्री जी, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता है, जिसमें कुछ अपवाद निकलते हैं। Why only few people are non-corrupt? Why only few people are very committed to भारत? Why only few people are, मतलब ब्यूरोक्रेसी क्या ट्रेनिंग देती है भाई? देश के सबसे अच्छे प्रतिभावान लोगों को चुनकर घटिया बना देती है, ये करती है ब्यूरोक्रेसी। True. We should get done with this. True. We should get away with this. We are choosing the worst.
टू रूल आवर, टू रियली सर्व क्या है, मतलब अपने भारत को चलाने के लिए हम सबसे घटिया लोगों को चुनकर उनको और घटिया बनाते हैं. दिस इज व्हाट यूपीएससी एंड ब्यूरोक्रेसी डज. बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इसको बढ़ते हुए और ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, तो प्लीज आगे आएं, सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय माता वैष्णो देवी.